पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। ये वार्निंग जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सेनेट के उम्मीदवारों को जिनका नाम पहले तो लिस्ट में था लेकिन बाद में निकाल दिया गया, और अब तहरीक इंसाफ चाहती है कि सिर्फ 6 लोग सेनेट के इस इलेक्शन के मैदान में जाएं। जो अजाफी उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात वापस ले लें। उन उम्मीदवारों ने बगावत कर दी है। 3 कम अज कम या 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो सामने आ गए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी हैं, मीडिया पर आ गए हैं, वीडियो पैगामात जारी कर दिए हैं, और अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने उन्हें आखिरी वार्निंग जारी की है कि अगर आपने कागजात नामजदगी वापस ना लिए तो आपके खिलाफ पार्टी में तादीबी कार्रवाई हो सकती है, मतलब कि पार्टी से भी उन्हें निकाला जा सकता है। अब ये मामला बहुत ही संगीन भी हो गया है और इंटरेस्टिंग भी हो गया है। इसकी एक और जहत हमारे सामने आई है। कुछ जहतें तो हम पहले आपको बता चुके हैं, एक नई और बड़ी इंटरेस्टिंग जहत हमारे सामने आई है, वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। ये जो उम्मीदवार हैं, सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि ये जितने भी 3 या 4 उम्मीदवार हैं जो इनकार कर रहे हैं अपने कागजात वापस लेने के लिए, ये एक ही ऐलान कर रहे हैं कि हमें इमरान खान डायरेक्टली कह दें तो हम अपने कागजात वापस ले लेंगे। अब इमरान खान साहब से जब भी कोई इंपॉर्टेंट मौका होता है जहां उनकी राय लेनी हो तो उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं या बंद करवा ली जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि सेनेट के उम्मीदवारों के ऊपर डिस्कशन होनी है और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। मुलाकात हुई भी तो बैरिस्टर सैफ साहब की, और अब इल्जाम लगा रहे हैं खुर्रम ज़ीशान कि उस दिन मुलाकातियों की लिस्ट में बैरिस्टर सैफ का नाम नहीं था, फिर 1.5 घंटा उनकी मुलाकात कैसे हो गई। अब ये तमाम 3 या 4 उम्मीदवार जो धमकी के बावजूद या वार्निंग के बावजूद या इनको एक सख्त पैगाम मिलने के बावजूद कि आप अपने कागजात वापस लें, ये इनकारी हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ तब अपने कागजात वापस लेंगे जब हमें इमरान खान कहेंगे। तो इससे कम से कम एक चीज का चांस तो पैदा हो गया है, शायद इनकी वाकई इमरान खान साहब से मुलाकात अब करवा दी जाए, क्योंकि मुलाकात रखवाई ही सेनेट के इलेक्शन के लिए गई थी। अब अगर सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये घमसान का रन पड़ा और चौधरी साहब को और दूसरे लोगों को लगा कि कहीं सारी गेम ही उलटना हो जाए, तो फिर शायद इन लोगों की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों की मुलाकात करवाई जाए जो इमरान खान साहब को इस तरीके से ब्रीफ करें ताकि जब ये मिले तो नतीजा वो निकले जो ये लोग नहीं चाहते, जो अपने कागजात वापस नहीं ले रहे, और जो लोग चाहते हैं कि इनके कागजात वापस हो जाएं उनकी पसंद का नतीजा निकले। ये तो चले एक बैकग्राउंड हो गया, मैंने आपको इसका प्रियम्बल दे दिया, लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग जहत है जो मैं सोचने पर भी मजबूर हूं और मैं चाहूंगा आप भी इसके ऊपर तबादला ख्याल करें और मुझे बताइए। इस वक्त अपोजिशन भी मान रही है और सभी लोग मान रहे हैं कि 8 से 9 सीटें तहरीक इंसाफ बड़े आराम से निकाल सकती है। तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन भी कह रहे हैं कि 11 में से 8 सीटें तहरीक इंसाफ बहुत ही आराम से निकाल लेगी अपने 92 वोट्स के साथ। फिर तहरीक इंसाफ क्यों अपनी कम से कम 2 से 3 सीटें प्लेट में रख के अपोजिशन को दे रही है? सवाल तो होगा ना आपके दिमाग में भी। इसका जवाब एक ही मिलता है कि तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर हम ये बिला मुकाबला इलेक्शन की तरफ ना गए तो जो चौधरी निजामुद्दीन है और मौजूदा रजीम है और अपोजिशन है वो हमारे लोगों को खरीद लेंगे और खरीद कर हमारे खिलाफ वोट डलवा देंगे, तो जमीर बिकेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं की जा रही, ये अलल अलान जो लोग ये कहते हैं कि बिला मुकाबला इलेक्शन होना चाहिए, उनका सारे का सारा जो बयानिया है वो है ये कि अगर हम सही वाले इलेक्शन में गए तो वोट बिक जाएंगे, जमीर बिक जाएंगे, एमपीएस अपना वोट बेच देंगे, और अभी तो हमें 6 सीटें मिल रही हैं, शायद फिर हमें 6 सीटें भी ना मिलें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं वो पैसे लेकर वोट बेच देंगे। अब यहां पर एक बात समझ नहीं आती कि क्या ये वोट बेचने वाले सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हैं? क्या नून के, एएनपी के, फजल रहमान साहब के लोग वोट नहीं बेच सकेंगे या नहीं बेचते होंगे? तो फिर ये डर सिर्फ तहरीक इंसाफ को क्यों है? ये डर उनको क्यों नहीं है? अगर तहरीक इंसाफ को डर है कि उनके वोट बिक जाएंगे तो उनको ये डर क्यों नहीं है? अगर वो वोट खरीद सकते हैं तो तहरीक इंसाफ की तरफ से उतारे गए सेनेट के उम्मीदवार वोट क्यों नहीं खरीद सकते? ये उलट क्यों है सब कुछ? अब आप कहेंगे वो कहां से खरीदेंगे तहरीक इंसाफ वाले? हैं ना, आप खुद ही तो बता रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी साहब बहुत ही अमीर आदमी है, तो उनके जो इतनी उनकी अमारत है और इतना उनका पैसा है उसका क्या करना है अगर वो तहरीक इंसाफ को सही तरीके से डिफेंड ही ना कर सकें? मसलन अगर तहरीक इंसाफ आराम से 8 सीटें जीत सकती है और हमें मिर्जा अफरीदी को टिकट देना भी कोई बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी कुछ ऐसी खिदमात हैं जो जुनेद अकबर साहब ने भी कल परसों बताई कि बहुत एहसानात हैं पार्टी पर और खिदमात हैं तो सर आंखों पर, तो क्यों नहीं उन्हें कहा जाता कि मिर्जा अफरीदी साहब आपके पास इतना पैसा है और यकीनन आपके जो नोट हैं उनके ऊपर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो टोपी के बगैर नहीं बैठे हुए, मतलब वो असली वाले नोट हैं, चलेंगे भी। तो फिर बजाय इसके कि हमारे एमपीए बिकें, आप क्यों नहीं एमपीए खरीद लेते? 8 तो हमें मिल जानी है, आप 9वीं और 10वीं सीट भी लेकर आएं, आप कुछ खुद खाएं और कुछ हमारे लिए भी लेते आएं जैसे न्याज ली जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि ये बिकने और बिकाने का जो हवा है, जो डर है, वो पीटीआई को क्यों दिया जाता है? या तो आपने नजरियाती लोगों को सिर्फ वोट दिए हो ना, नजरियाती का मतलब है आम साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, आम वर्कर, आपने उसको टिकट सिर्फ दिए हों तो आपको फिक्र हो कि यार वो कहां से खरीदेंगे, उनके पास पैसा नहीं है। जब आजम खान सवाती साहब जैसे और हमारे मिर्जा अफरीदी साहब जैसे अमीर लोग होंगे, मैं इस पर यह बात नहीं कह रहा कि कोई नजरियाती है या नहीं है, जाहिर है पुराने आजम खान सवाती साहब तो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, मोहतरम है, लेकिन वो भी अमीर आदमी है। तो जब 2 अमीर आदमी आप सेनेट की रेस के अंदर डाल रहे हैं तो फिर भी आपको डर है कि आपके एमपी कोई खरीद लेगा। अच्छा, फिर आप दूसरी सिस्टम होता है, एक तो है कि पैसों की वजह से खरीदा जाएगा, वो तो मैंने
आपको हल बता दिया कि जब आप गरीब वर्कर की बजाय, या आप गरीब वर्कर को भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप 2-3 अमीर तरीन लोगों को भी टिकटें दे रहे हैं, तो आपका डर तो ज्यादा दूसरी तरफ होना चाहिए। दूसरी वजह हमेशा ये होती है कि जो हुकूमत वक्त होती है, जो हुकूमत में बैठे होते हैं लोग, वो हमेशा अपने हिस्से से 1-2 सीटें ज्यादा ले उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर बैठा होता है, और जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास पूरी रियासत की मशीनरी होती है। और फिर कुछ चीफ मिनिस्टर पर्सनली अपनी पर्सनालिटी के तौर पर कमजोर होते हैं, नकम्मे होते हैं, नकारा होते हैं, डरपोक होते हैं। हमारा तो ये मसला भी नहीं है। आपको पता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर तो लायक भी हैं, मैं अली अमीन गंडापुर की बात कह रहा हूं, दबंग भी हैं। वो कोई चुलबुल पांडे थोड़ी हैं, वो मंगल पांडे। चुलबुल पांडे आपको याद होगा, जो एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर था सलमान खान की मूवी का, और मंगल पांडे एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, आमिर खान ने उनके ऊपर फिल्म बना रखी है। तो आप ये सब तो जानते ही हैं कि हमारे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो चुलबुल पांडे तो बिल्कुल भी नहीं है, वो है मंगल पांडे। मतलब दबंग आदमी है, मूंछ शूंछ है और सब कुछ, और लाइक भी हैं, पढ़े लिखे हैं, गवर्नेंस को समझते हैं। तो फिर ये सारी कमजोरियां तहरीक इंसाफ के हिस्से में ही क्यों हैं? टिकट भी पैसे वाले को देनी है और बिकने से भी खुद डरना है। जो चीफ मिनिस्टर है वो भी मंगल पांडे है, चुलबुल पांडे नहीं है, और फिर भी डरना है कि दूसरे हमारे साथ बदमाशी नहीं कर जाएंगे। तो ना हम बदमाशी में पूरे आ पा रहे हैं, ना हम बदमाशी कह लें, दलेरी कह लें, ना हम उसमें पूरे आ पा रहे हैं, ना पैसों में पूरे आ पा रहे हैं। तो फिर मुझे बताइए, अगर हमने रजिया बन के ही सब कुछ करना है तो फिर हम मिर्जा अफरीदी साहब को क्यों बीच में बेचारों को तकलीफ दे रहे हैं? हम आजम सवाती साहब को फिर क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अगर इनके पैसे जो हैं, इनके पास इतनी दौलत जो है, उसके बावजूद इस वाली रजिया ने बेचारी ने ओढ़नी ओढ़ के ही बैठना है। और फिर हमारे मंगल पांडे जैसे चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके होते हुए भी हमें यह डर होना है कि हमारे एमपीएस को कोई और उड़ा ले जाएगा। तो फिर आप मुझे बताइए कि इतने दबंग चीफ मिनिस्टर का हमें किस दिन फायदा होगा? इसलिए मैं तो समझने से कासर हूं कि पैसे वाले कैंडिडेट उतारने के बावजूद डर हमें है कि हमने बिक जाना है, मतलब कि हमारे एमपीएस ने बिक जाना है। क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि वहां पर ये ऑफिशियली कह दिया गया, तकरीबन फॉर्मली कह दिया गया कि अगर इलेक्शन लड़ा तो एमपीएस बिकेंगे। अब कोई इसका टीका हमारे एमपीएस कोई तो नहीं लगा ना, ये कोई डीएनए उन्हीं का ही तो ऐसा नहीं है कि जो वो बिकते हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जीत के सारे आए हुए हैं। अगर पीटीआई वाले एमपीए बिकेंगे तो दूसरे वाले क्यों नहीं बिकेंगे? उनको खरीदने के लिए अगर दूसरी पार्टी के पास पैसा है तो इस तरफ भी केपीके की हुकूमत भी है हमारे पास, और उसके साथ साथ हमारे पास मिर्जा अफरीदी और उसके साथ साथ आजम सवाती साहब हैं। तो ये मेरा जाती तज्जिया है, मेरी कोई मशवरा नहीं है, मेरा जाती तज्जिया है कि अगर इन्हीं फियर्स की वजह से यही डर है दोनों, पैसे का और दबंग होने का, तो मेरे ख्याल में तो हमसे ज्यादा कोई दबंग भी नहीं है और पैसे वाला भी वहां पर नहीं है। तो फिर हम ये इस तरह का कंप्रोमाइजिंग फैसला वहां क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। या फिर हमें ये मान लेना चाहिए खुल के कि हम मंगल पांडे भी नहीं है वहां पर और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो अगर पैसा नहीं है तो फिर मिर्जा अफरीदी साहब की जगह पर फिर तो खुरम ज़िशान को ही उतार दें, फिर तो अगर हारना ही है। अब ये मैं अकेला नहीं कह रहा कि हमारे जो वहां चीफ मिनिस्टर है माशाल्लाह बड़े लाइक हैं, तगड़े हैं और बहुत वेल कनेक्टेड हैं। ये नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने खैर इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड यूज किए हैं, मैं तो नहीं करूंगा, मेरे चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर बहुत चालाक हैं, वेल कनेक्टेड हैं, वो स्टैब्लिशमेंट से भी राब्ते में हैं, इमरान खान से भी राब्ते में हैं, वफाकी हुकूमत और अपनी सपोर्ट बेस से भी राब्ते में हैं। आप गंडापुर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग। हमारा जो ट्रम्प कार्ड है, हमारा जो वहां मंगल पांडे है, वो हमारा चीफ मिनिस्टर है। तो फिर उनके होते हुए तो हमें डर ही नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए कि हमने 11 में से 10 सीटें निकालनी है या 11 निकालनी है। लेकिन हमारा तो मामला ही उल्टा चल रहा है। हमारी तो जो बनती हैं 8 वो छोड़ के हम कह रहे हैं कि हमें 6 मिलेंगी। खैर अगली तरफ चलते हैं। जो पीटीआई रहनुमा, नाराज रहनुमा खुरम ज़िशान है, वो कहते हैं कि मिर्जा अफरीदी की नामजदगी के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। इस दिन मुलाकातियों में नाम ना होने के बावजूद बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से 1.5 घंटा मुलाकात करवाई गई। ये वो इल्जाम लगा रहे हैं। कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, ये तो जाहिर है वक्त आने पर भी पता चलेगा। और उनके जो इल्जाम हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो आप बेहतर एवेलुएट कर सकते हैं। मैं ये आप पे छोड़ देता हूं। आगे चलते हैं। आगे पंजाब में भी एक खबर सामने आई है कि जो 26 एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी स्पीकर के दफ्तर में कई सिटिंग्स हुई हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि मामला तय पा गए हैं। उनको जो निकाला जा रहा था असेंबली में से, नाहल किया जा रहा था, रिमूव किया जा रहा था, वो काम सेटल डाउन हो गया है। और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि जो उसके अंदर उस मुआदे के अंदर तय हुआ है कि एमपीएज आइंदा क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो खुफिया रखने का फैसला किया गया है। ये कम से कम स्पीकर ऑफिस ऑफ मीडिया को बता रहा है। अब जब मैं ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में देखता हूं, जो मैंने आपको तफसील से बता दी, और फिर पंजाब में देखता हूं, पंजाब में क्या है? पंजाब में मरियम नवाज ने तकरीर करनी थी और इन्होंने एहतजाज करना था। पहली दफा 1.5 साल के अंदर हमने एक भरपूर एहतजाज किया तो उन्होंने 26 एमपीएस जो हैं उनको नाअहल कर दिया। अब बजाय इसके कि हम बाहर असेंबली लगाएं और भरपूर किस्म की अपोजिशन दें, हम बैठकर उनके साथ मुज़ाकरात करने बैठ गए हैं। अब ये कौन है जिन्होंने हमारा मैंडेट लूटा हुआ है, जिन्होंने 9 मई का हम पे जुल्म किया हुआ है, जिन्होंने 8 फरवरी का जुल्म किया हुआ है, जिन्होंने आज भी हमारे लीडर, उनकी वाइफ और दूसरे लोगों के साथ बेहद जुल्म किए हुए हैं। हम उनसे नेगोशिएशंस कर रहे हैं और नेगोशिएशंस करके वापस असेंबली में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर ये बयानिया तो सुलह सफाई वाला हुआ ना। ये बयानिया वो तो ना हुआ जो इमरान खान का जेल के अंदर। ये बयानिया तो इमरान खान तो अंदर से कहते हैं कि मैं वक्त के यजीद की बात नहीं करूंगा, भले मुझे सारी जिंदगी जेल में रहना पड़े, लेकिन हम तो बाहर एक छोटी सी धमकी के नायल हो जाएंगे, उसके बाद हम नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं। और अब स्पीकर कह रहा है कि किन टर्म्स के ऊपर हुई है ये भी हम नहीं बताएंगे। तो फिर जब मैं दोनों चीजें देखता हूं
वहां पर भी मैं केपी में भी अपने आप को बैकफुट पे देखता हूं। मैं एक वोटर सपोर्टर के तौर पर इस टाइम एनालिसिस कर रहा हूं, एक लीडर के तौर पर नहीं। मैं जब वहां पर भी देखता हूं और पंजाब में भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब का तरीका है उससे थोड़े से हम हटे हुए हैं। इमरान खान साहब तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जाकर स्पीकर के साथ पींगे बढ़ाएं, बल्कि वो चाहेंगे कि और भरपूर किस्म का एहतजाज करें। इस टाइम रिसीविंग एंड पर वो हैं, हम नहीं हैं। इसलिए हमने क्या लूज करना है? हमारे 26 एमपी होंगे या नहीं होंगे, इससे आप बताइए कि हमारी जद्दोजहद को कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्या पहले हमारे पास इतने नंबर हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कि हमको बिल रोक सकते हैं? नहीं। क्या हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हमारे अगर इन 26 में से कुछ लोग चले जाए, रह जाएं, तो पार्टी के ओवरऑल जो बयानिया है, नजरिया है, मूवमेंट है, उस पर क्या फर्क पड़ना है? हाँ, फर्क पड़ता है जब हम जाकर स्पीकर के साथ निगोसिएशन में बैठ जाते हैं तो मोराल टूटता है वर्कर का, नजरिए से आप दूर जाते हैं और पार्टी की जो ओवरऑल इस टाइम स्ट्रेटजी है उससे आप डिस्टेंट हो जाते हैं। तो मैं इन दोनों जगहों के ऊपर खासा कंफ्यूज हूं। आप क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा, लिखिएगा इसके बारे में ताकि मुझे पता चले। एक और खबर है, उसके मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनको मैंने पढ़ा है, देखा है, दिल बुझ गया है। आपको एक शख्सियत पाकिस्तान की बहुत प्यारी लगती है, आप उनके लिए रोए भी हैं, आप उनके लिए आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी भी है। आप शायद उनको लीडर तो नहीं मानते अपना, लेकिन आप उनके साथ मोहब्बत बहुत करते हैं, क्योंकि आपको लगता है उनके साथ, उनके खानदान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। आप ये समझते हैं कि उनको जिन चीज़ों में से गुजारा गया वो बनता नहीं था। मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो मैं कुछ हैरान रह गया हूं। जाहिर है जिन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए उनका क्लेम है, लेकिन अभी तक क्योंकि मैंने पूरी तरह से उनकी छानबीन, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर है अभी तक मैं बहुत मुहतात हूं और शायद मुझे इस पर खान साहब की इजाज़त भी चाहिए होगी। उनकी इजाज़त के बगैर इस पर शायद मैं बात भी ना करना चाहूँ। जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने आए हैं उससे मैं किसी का नाम लिए बगैर आपको बता देता हूँ कि कोस्तान का स्कैंडल हुआ, बहुत बड़ा, अरबों रुपए की वहां पर करप्शन हुई। एक साहब जिनसे आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी, कोई उनके पास ओहदा नहीं है इस वक्त बड़ा, ये ना आप चीफ मिनिस्टर केपी के पीछे पड़ जाए या किसी और के पीछे, उनकी बात नहीं हो रही, उनके पास कोई इस वक्त ओहदा नहीं है। और उनको जब पता चला कि यहां अरबों रुपए की करप्शन हुई है तो उन्होंने जाकर करप्शन करने वालों को कहा कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी इतनी करप्शन की है, मैं तो तुम लोगों को बेनकाब कर दूंगा। कहानी ये पता चलती है कि उन्होंने कहा कि हुजूर आप बताएं हम आपके साथ क्या करें। उन्होंने कहा फिर अगर बात खत्म करनी है तो मेरा एक घर है वो खरीद लें। बताया जाता है उस घर की कीमत 15 से 20 करोड़ है, लेकिन वो बिका है 80 करोड़ रुपए में। जी हाँ, जिन्होंने कोस्तान, ये मैं मुबैना तौर पर कहूंगा, डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, लेकिन मैं इस पर और वर्किंग कर रहा हूं और आपको ये भी बताया कि मुझे इसमें खान साहब की इजाजत दरकार होगी मजीद इसके ऊपर बात करने की, उससे पहले मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको बगैर नाम लिए, बगैर कोई रेफरेंस दिए आपको ये बता सकता हूं कि उस शख्सियत ने कहा कि ये जो मेरा 15-20 करोड़ वाला, जाहिर है उन्होंने तो नहीं कहा होगा 15-20 वाला, उन्होंने कहा ये 80 करोड़ पे बेचूंगा। उन्होंने, जिन्होंने करप्शन की थी, जिनके पास माल पानी था, उन्होंने चुप करके वो घर 80 करोड़ का ले लिया। तो दूसरे लफ्जों में 60-70 करोड़ का माल इन्होंने भी अपना हिस्सा उसमें से वसूल कर लिया। दिल मेरा टूटा, तबीयत खराब हुई, शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई, सोचा कि ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, लेकिन क्या किया जाए। अब तो इतनी बार दिल टूट चुका है, इतनी बार एतमाद टूट चुका है, इतने चेहरे बेनकाब होते देखे हैं कि अब यकीन कीजिए कुछ भी अजीब नहीं लगता, अब कुछ भी हैरान नहीं करता। बहरहाल आप सोचिए, मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान साहब को जब ऐसी खबरें पता चलेंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। वो जिस बहादुरी से, दलेरी से जेल काट रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है डील करना, एक दिन का काम है और जेल से बाहर आ सकते हैं। वो खुद, उनकी बेगम, उनके साथी और उनका वोटर सपोर्टर जिस दलेरी के साथ वो इस वक्त नबरदजमा है, तौहीन है जब कुछ दोस्त ऐसे काम करते हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड है, उसमें भी फिलहाल नाम नहीं लूंगा। आप में से कई कहते हैं नाम ले, कुछ चीजें होती हैं, वक्त होता है, ये डर नहीं होता, मसलतें होती हैं, वक्त से पहले आप बहुत सारी चीजें नहीं करते क्योंकि उनके करने का नुकसान ज्यादा होता है, ना करने का फायदा रहता है। तो हर चीज, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन भी है, मुझे अंदाजा है पॉलिटिक्स में रहते हुए कि किस वक्त किस चीज का नाम लेना है और किस वक्त क्या चीज करनी है। तो मैं देख रहा था अरशद शरीफ साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अरशद शरीफ के ऊपर कई पार्टियां इस टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है उनकी शहादत, उनके कत्ल के बारे में। तो मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि अभी मौसम नहीं है अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने का। अभी तो हालत यह है कि जब अरशद शरीफ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुकदमा लगा तो पूरे पाकिस्तान में कोई वकील नहीं था जो उनका केस ले। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने अरशद शरीफ के जानने वाले वकील थे, जितने हमारे जानने वाले वकील थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए। कोई वकील तैयार नहीं था कि उनका मुकदमा लड़े। फिर दो वकीलों ने खुद से राब्ता किया, एक ने अरशद साहब की वालिदा से, एक ने उनकी बेगम से, और कहा कि हम दोनों वकीलों ने कहा अलग अलग कि हम आपकी वकालत करते हैं। अगर आप उन वकीलों का प्रोफाइल देखें तो वो तकरीबन आईएसआई के अंदर आप ये समझें कि वो मेजर कर्नल ही हैं, मतलब इतना करीब हैं वो आईएसआई के, इतने उनके घर के बंदे हैं। तो अगले ये करते हैं, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि उन्हीं के बंदे रेस में दौड़ते हैं। इसी तरह आपको और कई जगहों पर भी परेशानी होती है। तो बस यही सोच लिया करें कि जिस रेस में उनको कोई खास स्पेसिफिक बंदा पसंद ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर शहबाज गिल उन्हें पसंद ना हो तो शहबाज
शहबाज गिल कभी भी उस रेस में नहीं दौड़ सकता। फिर उस रेस में सिर्फ वो भागेगा जो उन्हें पसंद होगा, और कई दफा तो सिर्फ 2 3 4 घोड़े जितने भी भाग रहे होंगे वो होंगे ही सिर्फ उनके, वो किसी और इंडिपेंडेंट को दौड़ने नहीं देंगे, वो किसी और इंडिपेंडेंट को उस रेस का हिस्सा बनने नहीं देंगे। अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ वो तो हुआ, लेकिन गौर कीजिए कि किसी वकील को इजाजत नहीं थी कि उनका केस ले सकें, और आखिर जिन वकीलों को इजाजत मिली वो उन्हीं के अपने थे। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि उन्होंने कहा कि जाएं आप केसेस ले लें, उसके बाद उस केस के साथ क्या होना है, उसने कितना तेज चलना है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। ये जरा एक बिल्डिंग देखिएगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, कितना जाज़बे नजर ये होटल है। ये एक टॉप ब्रांड होटल है, सोशल मीडिया के मुताबिक शेरेटन होटल न्यू जर्सी में है। और इस वीडियो को देखते जाइए और अब आपको अंदाजा हो रहा होगा आगे चल करके इस एक बहुत ही दीदाजेब बिल्डिंग को किस तरीके से गिराया जा रहा है। कई दफ़ा बहुत खूबसूरत, बहुत तगड़ी नज़र आने वाली चीज़ें जब लाइबिलिटी बन जाएं, या आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर फिट ना होती हों, या आपके ओवरऑल मॉडल के अंदर फिट ना होती हों, तो उस बहुत ही तगड़ी और ताकतवर दिखने वाली चीज़ को भी गिरा दिया जाए तो बेहतर होता है। ऐसा ही कुछ आपके सामने इस वीडियो के अंदर हुआ है। ज़िंदगी में ऐसे ही फैसले लिया कीजिए जब आपको नज़र आए कि कोई चीज़ जो है वो बहुत तगड़ी नज़र आ रही है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है, वो लाइबिलिटी बन चुकी है, तो ऐसी चीज़ का गिरा दिया जाना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप उसके मीनारों को देखते रहें जो कि आपके किसी काम के ना हो। आपको पता हो कि आप उनके ऊपर कोई वजन नहीं डाल सकते, आप उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।